हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबाइब। मैं गिरीश चंद्र, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कंसेप्ट बूस्टर सीरीज में। इसका एक सेशन हो चुका है माय डियर। हम स्केलर एंड वेक्टर पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम इसमें कंप्लीट आपको पैकेज देने वाले हैं पर्टिकुलर टॉपिक का। माय डियर, इसमें हम एक सेशन ले चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है स्केलर एंड वेक्टर, कैसे वेक्टर को डिफाइन करते हैं, कैसे हम वेक्टर को मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर्स में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब उसी के ही नेक्स्ट में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और कोशिश रहेगी कि आपको हर कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा पाएँ। स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने अगर एमबाइब की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आप टेस्ट दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम में तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स माय डियर इसमें आती रहती हैं। आपको रेगुलर इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वी हैव वन ऑल्सो सम ब्यूटीफुल ऐप, एमबाइब लेंस। ये बहुत ही अच्छी ऐप है माय डियर। ये बहुत यूजफुल ऐप है। कैसे? अगर सपोज आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, ओके, आपको थोड़ी सी भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है कोई टॉपिक, तो आप क्या कीजिए, एमबाइब लेंस को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप बस उसको स्कैन कीजिए। आप किसी भी कीवर्ड को स्कैन कीजिए और इसके बाद आपके पास 3D मॉडल्स आएंगे। आप उन 3D मॉडल्स की हेल्प से और अच्छे से किसी भी टॉपिक को समझ सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल ऐप। ओके, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। इसको डाउनलोड कीजिए, इसको यूज कीजिए एंड यू विल एंजॉय इट। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्केलर एंड वेक्टर, ओके, पार्ट 2। इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो वेक्टर क्वांटिटीज की अलजेब्रा पढ़ेंगे। बेसिकली हम वेक्टर एडिशन पढ़ने वाले हैं माय डियर। क्या? वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे हम दो तरीके से, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, और लास्ट में एक पॉलीगन लॉ भी देखेंगे। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर से। मैं लास्ट सेशन में भी ये बता चुका हूं पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं। तो पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं है, आपको एक पोजीशन डिफाइन की जाती है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, आपको एक, अगर मैं 3D स्पेस की बात करूं तो 3D स्पेस में कहीं भी आपको पोजीशन डिफाइन करनी है माय डियर, तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। और मैंने यह बताया था आपको कैसे डिफाइन करते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। सपोज कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है या कोई बॉल है, उसने एक्स में कुछ यूनिट मूव किया, देन वाई में किया, देन जेड में किया। और माय डियर मैं आपको बता चुका हूं एक्स वाई जेड के स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे पास, जिनको मैं आई कैप, जे कैप, के कैप बोलता हूं। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? ये वो वेक्टर्स हैं माय डियर जिनमें डायरेक्शंस होती है बट उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्लियर? मैग्नीट्यूड उनका 1 होता है। इसकी ब्यूटी क्या है? ये कैसे हेल्पफुल है? अगर इस ही यूनिट वेक्टर से मैं उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हमारा वेक्टर बन जाएगा। अंडरस्टैंड? ये मैंने आपको बताया था कि सपोज आपको किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता है, ओके, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता है। ये ए कैप क्या है? ये यूनिट वेक्टर है किसी ए वेक्टर का, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड 1 है और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो ए वेक्टर के अलोंग होगी। अब इस यूनिट मैग्नीट्यूड को आप अगर इसके एक्चुअल मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वेक्टर बन जाएगा। ये क्या बनेगा? वेक्टर बन जाएगा। सी, कैसे? यूनिट वेक्टर में डिफाइन कर सकता हूं। कैसे? यहीं से मैं यूनिट वेक्टर डिफाइन कर सकता हूं कि आप कोई भी वेक्टर लीजिए और उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दीजिए।
तो वो आ जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर। तो सिमिलरली मेरे पास एक्स वाई और जेड में एक स्टैंडर्ड नोटेशन है आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माय डियर, क्योंकि मुझे पता है ये एक्स एक्सिस में एक्स मूव किया, एक्स मैग्नीट्यूड किया, वाई में वाई किया, देन जेड में जेड किया, मुझे इसके मैग्नीट्यूड पता है। तो मैं इसको बहुत प्यार से लिख सकता हूँ कि जो इसकी पोजीशन होगी, जो इसकी पोजीशन होगी लास्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो है आर, आर वेक्टर। अब इस बार आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूं एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। एक्स वाई जेड क्या है? मैग्नीट्यूड्स हैं विद पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक्स में, वाई में, जेड में। मैं इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूं। वो कैसे? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, सो ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट में, लास्ट क्लास में भी, और एक क्विक रिकैप मैंने आपको दे दिया माय डियर। सी, अगर 2D है, सिर्फ एक्स एंड वाई है, देन ऑल्सो आई कैन, ओके, कुछ स्क्रीन में आया था क्या? ओके, सो 2D अगर हमारे पास है और आप 2D में कोई पोजीशन को डिफाइन करना चाहते हैं, तो 2D में एक्स एंड वाई है, तो सिंपली जो इस आर वेक्टर की जो मैं लिखूंगा उसको मैथमेटिकली, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप मैं लिख सकता हूं। एक्स एंड वाई अगेन मैग्नीट्यूड्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो इसी में हम कुछ वेक्टर्स की और डेफिनेशन सीख लेते हैं कि और किस टाइप के वेक्टर हो सकते हैं जो कि यूजफुल हैं। सो पैरेलल वेक्टर्स, नेम इटसेल्फ टेलिंग दैट इट इज अ पैरेलल वेक्टर, मतलब पैरेलल होंगे, डायरेक्शन उनकी सेम होंगी। ये एक वेक्टर है ए, अगेन अनदर वेक्टर इज बी। पैरेलल बोल रहा हूं, इक्वल नहीं बोल रहा हूं माय डियर। पैरेलल हैं तो मतलब उनकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड उनके डिफरेंट हो सकते हैं। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल सिमिलरली जैसे पैरेलल हैं तो वो एंटी पैरेलल होंगे, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी माय डियर। अब ये इक्वल भी हो सकते हैं और मैग्नीट्यूड में नॉन इक्वल भी हो सकते हैं, सिंपल। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जिनको हमें पता होना चाहिए। वैसे ही तो हम नेमिंग से भी हम उनको समझ सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्या उसका मीन होगा। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूज होने वाला है। पहले तो मैं आपको दिखाई देता हूं कि नेगेटिव वेक्टर क्या है। कोई ए वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा और उसकी डायरेक्शन जो होगी अपोजिट होगी। उसकी डायरेक्शन क्या होगी माय डियर? अपोजिट होगी। सो ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। मतलब जब मैंने माइनस लगाया तो मैंने ये बोल दिया कि यस उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, और वो बोथ वेक्टर्स आर इक्वल, तो मतलब उसके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूं माय डियर तो ये और इसका मैग्नीट्यूड सेम आएंगे, बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। सो कभी भी आपको अगर नेगेटिव वेक्टर निकालना है किसी का भी आपको बच्चे अगर नेगेटिव वेक्टर निकालना है, सपोज मैंने दिया ए वेक्टर, मैं कहता हूं माइनस ए वेक्टर रिप्रेजेंट करो, माइनस ए को रिप्रेजेंट करो, तो आप कुछ मत करना, सेम बनाना और उसको अपोजिट कर देना डायरेक्शन में। वेरी सिंपल, इसमें कोई बिग डील नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कुछ और। जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर तो एक तरीके से नल वेक्टर है। तो ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन तो होगी नहीं, स्पेसिफिक डायरेक्शन। और जीरो वेक्टर आप कैसे अचीव कर सकते हैं कि आप एडिशन कर दीजिए, आप ए वेक्टर को माइनस ए से जोड़ दीजिए तो जीरो वेक्टर आएगा। You add a vector to the minus a vector, that will becomes to be zero vector. Now the collinear vector, simple.
कोलिनियर है। When two or more given vectors lie along the same given line, ये पैरेलल भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर एक ही प्लेन में सारे वेक्टर्स हैं। मतलब मैं ये प्लेन में अगर कुछ वेक्टर ड्रॉ करता हूं, मतलब इस वाले बोर्ड में कहीं भी मैं ड्रॉ करता हूं तो प्लेनर होंगे। बट अगर कोई वेक्टर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये प्लेनर नहीं है, ये इस प्लेन में लाई नहीं करेगा। So the coplanar vectors. Okay. Now the multiplication of the vector. Multiplication of the vector. मतलब आप किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर से तो क्या होगा? ओके मतलब आप अगर ए वेक्टर को किसी भी लैम्डा से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब लैम्डा कोई एक पर्टिकुलर स्केलर है 2 3 4, तो जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैग्नीट्यूड भी उसका कैसे होगा? उसी ही फैक्टर से चेंज हो जाएगा। अंडरस्टैंड? एंड अब इसमें एक चीज सोचने की बात है, अगर यही लैम्डा पॉजिटिव है तो जो न्यू वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन सेम होगी। देखो सपोज आपने किसी भी वेक्टर को 2 को मल्टीप्लाई किया ए वेक्टर से और ये बन गया सपोज बी वेक्टर नया। अगर ये 2 पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ ए और बी सेम होगा माय डियर। डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी सेम होगा। अगर यही मैं इसको माइनस कर दूं, -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा। बी का डायरेक्शन जो है वो ए के अपोजिट होगा, क्योंकि माइनस साइन आ चुका है। ओके नेक्स्ट, अब जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, सीधा एग्जांपल। ये एक ए वेक्टर था, वेट पहले ऊपर का देखिए, ए वेक्टर था, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मैग्नीट्यूड तो उसी ही फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है, इतना अगर मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट कर रहा हूं ग्राफिकली और मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं इसका ट्वाइस मैग्नीट्यूड दिखाऊंगा ग्राफिकली। मैंने बताया था आपको किसी भी वेक्टर को आप जब ड्रॉ करते हैं उसका टेल टू हेड की जो बीच की डिस्टेंस हुई वो उसका मैग्नीट्यूड शो करता है। तो आप अगर इसके किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा माय डियर। सिमिलरली अगर -2 से कर रहे हैं तो डबल तो होगा बट इन अ रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल वन। सी समझे? रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, तो ये तो मैं लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में समझा चुका हूं, डिटेल में। ओके बट यहां पर आपको क्विक रिकैप दे देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं तो ये मानता हूं अगर आपको ये आ गया तो आपका पूरा वेक्टर आ गया। आपका अगर ये ढंग से समझ आ गया माय डियर तो आपको बच्चे पूरा आ चुका है, फिर वेक्टर कुछ बचा नहीं है उसमें। तो रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर में क्या होता है, आप किसी भी वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए बच्चे? आपके पास अगर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, डायरेक्शन का मतलब पर्टिकुलर एंगल है, एंगल है तो डायरेक्शन है। अगर ये दो चीज हैं तब मैं उस वेक्टर को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकता हूं। मैं उसको रिजॉल्व करूंगा अलोंग द एक्स एक्सिस, मैं उसको रिजॉल्व करूंगा अलोंग द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में जो रिजॉल्व किया है मैंने उसको मैं आई कैप से मल्टीप्लाई करके और प्लस वाई वाले को जे कैप से। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं एक जो हम पहले भी देख चुके हैं, फिर से देखते हैं। बस आप ध्यान से बातों को सुनिएगा, आपको हर चीज क्लियर होगी। मैंने क्या बोला, आपके पास कोई वेक्टर हो, उसका मैग्नीट्यूड हो, मतलब ये वेक्टर इस डायरेक्शन में था, इसका मैग्नीट्यूड ये था, बस ये मैग्नीट्यूड था उसका आर, और मैंने उसका एंगल दिया एक थीटा। अब मुझे इस वेक्टर को लिखना है, इस आर वेक्टर को लिखना है, तो मैं इसको रिजॉल्व करूंगा
अलोंग द एक्स एक्सिस, और मैं एंगल के अगर अलोंग करता हूं तो आर कॉस थीटा, इसके अपोजिट करता हूं एंगल की तो साइन थीटा, मतलब आर साइन थीटा। सी सी तो एक्स कंपोनेंट है आपके पास, वाई कंपोनेंट है। अगर एक्स कंपोनेंट में आपको कोई पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है, दिस आर कॉस थीटा इज द मैग्नीट्यूड, अब इसी मैग्नीट्यूड के को उस उसी के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेक्टर आ जाएगा उस डायरेक्शन में। तो मैंने किया आई कैप आर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई प्लस आर साइन थीटा जे। क्लियर? नाउ सी, बस यही आपको क्या करना, हमेशा वेक्टर्स दिए होंगे, आप उनको रिजॉल्व करके उनको लिख सकते हैं। अगर एक बार भी आई कैप और जे कैप में लिख दिया आपने तो फिर बहुत शॉर्टेड है, तो चीजें बहुत शॉर्टेड है। अच्छा, अब आता है एडिशन, क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि स्केलर और वेक्टर में यही डिफरेंस है कि स्केलर में अगर किसी दो स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू सेम, सपोज करंट ही ले लेता हूँ, तो करंट 2 एम्पियर है, मैंने इनको जोड़ा एक पॉइंट पे, मीट किया कराया, तो नेट जो आएगा वो 4 आ जाएगा। बट अगर सेम सपोज इस पॉइंट पे F1 एंड F2 लग रहे हैं, तो आप इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। यही वेक्टर की खासियत है, आप इसको ऐड कर पाएंगे तो बाय द वेक्टर लॉ। अब वेक्टर लॉ क्या है, देखो बहुत क्लियरली है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किन्हीं भी वेक्टर्स का बहुत आराम से कर पाएंगे, बट उसके तरीके हैं, कुछ तो हैं ग्राफिकल, तो हम ग्राफिकल देखेंगे, कुछ तो हैं ग्राफिकल मतलब आप प्लॉट कीजिए, और कुछ है मैथमेटिकल, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि कौन सा मैं ग्राफिकल की बात कर रहा हूं और कौन मैं मैथमेटिकल रिलेशंस की बात कर रहा हूं। तो आप दो तरीके से एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, एक तो ट्रायंगल लॉ और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ। अब ट्रायंगल लॉ समझ लेते हैं। देखो ट्रायंगल लॉ में क्या है कि कोई भी दो वेक्टर्स लीजिए आप, आपको कैसे वेक्टर्स लेने का मतलब है आपने ग्राफिकली ड्रॉ करना है। ओके, आपने एक किया, देन आप इसको करेंगे, अब इसको कैसे इस पे जोड़ेंगे ये ट्रायंगल लॉ बता रहा है आपको। मींस कि आप कैसे इस वेक्टर को कहां पे जोड़े, मैं भाई बीच में जोड़ूं, नीचे जोड़ूं, ऊपर जोड़ूं, कहां जोड़ूं, ताकि मैं एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन बना पाऊं। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, इट सेज दैट पुट द टेल ऑफ बी एट द हेड ऑफ ए बाय पैरेलल शिफ्टिंग। देखो जिसको भी आपको जोड़ना है उसके टेल को उसके पीछे वाले के हेड से जोड़ दो बस, क्योंकि ये टेल है और ये हेड है, इसका ये हेड है ये टेल है। आप करो पैरेलल शिफ्टिंग, क्या करो पैरेलल शिफ्टिंग, आप इसी वेक्टर को कहीं भी इस स्पेस में पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, बट उसकी डायरेक्शन यही होनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही होना चाहिए। तो आप क्या करो, इसको शिफ्ट करो यहां पे, देखो यू कैन सी कि हमने क्या करा, उस पैरेलल वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया यहां पर। अब ये सेकंड क्या बोलता है कि पैरेलल शिफ्ट करने के बाद आप जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है उनको मीट करा दो। मतलब आपने ए जोड़ा, इसमें बी जोड़ा, अब जो ये आएगा बचा हुआ ट्रायंगल की जो साइड आएगी बची हुई, वो क्या होगी, उसका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट होगा मतलब उसका एडिशन होगा। अंडरस्टैंड? मैं अगर रिजल्टेंट बोलता हूं तो वेक्टर में वो एडिशन होता है। अंडरस्टैंड? तो ये जो लाइन आएगी माय डियर, ये क्या आएगी,
एडिशन ऑफ ए प्लस एडिशन ऑफ बी। सी क्लियर? मतलब और डायरेक्शन कैसे होगी, क्या आप इसकी डायरेक्शन ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कैसे करेंगे, आप इनिशियल टू फाइनल पॉइंट पे जाइए बस, और इनिशियल टू फाइनल जाओगे तो वही डायरेक्शन जो होगी वो थर्ड वेक्टर की होगी। बहुत ही क्लियर है। ट्रायंगल लॉ में आपको एक ट्रायंगल फॉर्म करना है माय डियर। आप ट्रायंगल फॉर्म कीजिए, दो वेक्टर से हैं, दो वेक्टर से दो साइड बनाइए, तीसरी वाली जो होगी उसका इनिशियल फाइनल जोड़िए, वो तीसरी वाली जो है वो आपको देगी रिजल्टेंट और एडिशन ऑफ द वेक्टर। बट कैसे जोड़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कैसे जोड़ा, क्योंकि आप ए और बी को कैसे भी ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, कैसे आप उसको पैरेलल शिफ्ट करके उसके हेड से जोड़ो, लास्ट वेक्टर के हेड से जोड़ो। ओके नाउ अब इसी में हम पैरेललोग्राम देखते हैं। देखो नेम बता रहा है पैरेललोग्राम, तो आपको पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल में आपको ट्रायंगल बनाना पड़ा, यहां आपको पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाते हैं बस वो देख लीजिए। ओके, सेम आपके पास दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर को ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले आप देख ही लेते हैं। ओके, मुझे लगता है आप बहुत समझदार हैं और तुरंत समझ जाएंगे इस चीज को, क्योंकि आपके पास इतने ब्यूटीफुल एनिमेशन है जो एम्बाइब आपको प्रोवाइड कराता है। वो इसलिए ही करवा रहा है माय डियर कि ये जो कंटेंट क्वालिटी है वो आपको इसलिए दी जा रही है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस किया जाए, जो कि आपको और जगह नहीं मिल पाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एम्बाइब। अब देखो यहां दो वेक्टर थे, ये था और ये था। यहां क्या करो आप, पहले आप वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करो, वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करो। अब ये बन गया, अब इससे बनाओ पैरेललोग्राम। देखो अब बनेगा पैरेललोग्राम, बन गया। अब बनेगी उसकी डायगोनल, ये बनी उसकी डायगोनल। तो ये कहता है आप दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करो, फिर उसका बनाओ क्या, पैरेललोग्राम, और उसकी डायगोनल जो होगी वो आपको देगी क्या, उसका रिजल्टेंट और उसका एडिशन ऑफ द वेक्टर। दैट इज वेरी क्लियर, अंडरस्टैंड। और देखो ये एक्चुअली क्या है, एक तरीके से ट्रायंगल लॉ भी यही है। ट्रायंगल लॉ क्या था, आप इसको उठाओ, इसके हेड पे जोड़ दो। मतलब बेसिकली ये जो ट्रायंगल बना है ये ट्रायंगल लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इसी में दोनों चीजें आपकी। आप देखो ना, ये जो ट्रायंगल है ये हमारा ट्रायंगल लॉ कर रहा है। अब ये क्या बोला माय डियर कि आप इसको ट्रायंगल लॉ क्या क्या बोला था कि आप पैरेलल शिफ्टिंग करो। मैंने इसको उठाया, मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करूंगा और उसके हेड से मिलाऊंगा, मैंने मिला दिया। अब इसके बाद जो तीसरी बनेगी उस ट्रायंगल की, इसको हटा दो आप, जो तीसरी बनेगी वो आपको रिजल्टेंट देगी। तो वही तो रिजल्टेंट दे रही है, अंडरस्टैंड। आप इसको बड़े प्यार से पैरेलल शिफ्ट भी कर सकते थे, आप इसको ट्रायंगल बना सकते थे। तो आप कुछ भी बनाओ, आपके हाथ में है। ओके, अब बट पैरेललोग्राम लॉ का एक सबसे मेन एडवांटेज क्या है कि मैं इसको मैथमेटिकली भी डिफाइन कर सकता हूं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ। ये तो ग्राफिकल था, समझे, ये तो ग्राफिकल था, पर मैं इसको मैथमेटिकल भी कर सकता हूं माय डियर। अब उसको देखते हैं कैसे। सी पहले समझ लेते हैं। आपको थोड़ा सा ब्रीफ देता हूं पहले और पैरेललोग्राम लॉ का। तो क्या था कि हमारे पास दो वेक्टर होने चाहिए, एक वेक्टर तो ये मान लो और एक वेक्टर ये मान लो।
ये हो गया ए और ये हो गया माय डियर बी। मुझे ए और बी को ऐड करना है, तो मैथमेटिकली जब आप देखेंगे तो आपको क्या पता होना चाहिए, इनके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल। मतलब दो वेक्टर हैं आपके और दोनों के बीच का आपको एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो आप इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। एंगल भी पता होना चाहिए और इनका मैग्नीट्यूड भी। मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, ए हुआ, और इसका बी हुआ। अंडरस्टैंड? ए का ए हुआ, बी का बी हुआ। तो अगर आपको ये पता है, अब आप क्या करो, आप बनाओ पैरेललोग्राम लॉ। ये एग्जैक्टली सिमिलर है माय डियर, तो क्या आप पैरेलल शिफ्टिंग कर रहे हैं इसकी एक तरीके से, तो ये बिल्कुल सेम है। जब मैंने ये शिफ्ट किया, और ये बहुत क्लियर है कि पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग जो इसकी डायगोनल होगी वही रिजल्टेंट देगी, वही आपको एडिशन देगी, हम पढ़ चुके हैं अभी भी। तो बस आपको क्या करना है माय डियर, यहां पर बस कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस लगाने हैं। कैसे? सपोज अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये ए है और ये बी है तो ये भी बी होगा। बहुत सिंपल है, आपने इसकी पैरेलल शिफ्टिंग की है, पैरेलल शिफ्टिंग करने के बाद इसका तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है ना, और ये जो एंगल है ये सेम एंगल रहेगा। अब मुझे बता दो, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि रिजोल्यूशन क्या होता है, किसी भी वेक्टर का आप रिजोल्यूशन कर सकते हो। अब ये जो वेक्टर है, सपोज अब दो एक्सेस है, मतलब ये मान लो कि ये एक्स हो गई और ये मान लो कि ये वाई हो गई। अब देखो, इस बी को आप रिजॉल्व करो माय डियर, आप क्या करो, इस बी को रिजॉल्व करो। तो जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो ये जो आएगा वो आएगा बी कॉस थीटा। अब जब इसको आपने इसके अलोंग रिजॉल्व किया तो ये आया, अब जब इसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व करोगे तो ये और ये सेम होंगे, तो ये आएगा बी साइन थीटा। समझिए ना, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इसको ये करेंगे रिजॉल्व तो ये जो लाइन है और ये लाइन है सेम लाइन है ना। अब आपके पास बी कॉस थीटा आ गया, अब बी साइन थीटा आ गया। अब देखो, अब आपके पास क्या बना, एक ट्रायंगल बन गया ये, तो ओ ए बी। अब ओ ए बी एक ट्रायंगल है। अब आप सेम ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये जो पूरी लेंथ है ये कितनी हुई, ये पूरी जो लेंथ हुई माय डियर, ये कितनी हुई, ये हुई हमारी ए, यहां से लेके यहां तक ए प्लस बी कॉस थीटा एक्स में, और इसका जब वाई में कितना हुआ, बी साइन थीटा। अंडरस्टैंड? अब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, आप ये निकाल सकते हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डायगोनल, और डायगोनल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड माय डियर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ना। सेम चीज अब ये कर रहे हैं हम, सेम, मैं आपको शो करता हूं सेम चीज, मुझे लगता है आपको क्लैरिटी हो गई होगी, बस आप एक बार एनिमेशन देख लीजिए। तो क्या हुआ कि सपोज ए बी नहीं ले रहा हूं मैं, F1 और F2 ले रहा हूं, ठीक है। कंफ्यूज देखो इन चीजों में नहीं होना है, बेसिकली नेमिंग आप चेंज कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। आप बस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, किसको, कंसेप्ट को कीजिए। ये F1, ये F1 था बेसिकली, अगर देखा जाए तो यहां पर F2 था, उसने इस F2 को पैरेलल शिफ्ट किया यहां पर, सी पैरेलल शिफ्ट किया तो एंगल, ये एंगल और जो ये वाला एंगल होगा सेम होगा। उसने F2 को रिजॉल्व किया, F2 cos थीटा। अब देखो, आप इसको देखें
तो ये क्या था, एक F1 वेक्टर था और एक F2 वेक्टर था, और इनके बीच का एंगल माय डियर क्या था, थीटा था। इसने इस F2 को पैरेलल शिफ्ट किया, यहाँ पर पैरेलल शिफ्ट करने के बाद उसने इसको रिजॉल्व किया इसमें F2 कॉस एंगल की डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर वाले में F2 साइन थीटा। अब क्या करना है, आपको ये निकालना है और ए बी सी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। तो बेस क्या है, F1, दिस इज द F1 प्लस दिस इज द F2। तो F1 प्लस F2 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर F2 साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू दिस आर स्क्वायर। अब इसको खोल लीजिए, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा प्लस F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये और ये F2 जब आप कॉमन लेंगे इसमें, जब आप F2 स्क्वायर कॉमन लेंगे माय डियर, तो इसको मैं पहले ले रहा हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो ये और ये मिलके बन गया सिंपल F2 स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। अब ये रिजल्टेंट है, ये जो रिलेशन आया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही मैक्सिमम यूज किया जाता है जहां पे दो वेक्टर दिए गए हों, जहां भी दो वेक्टर दिए गए हो माय डियर, अंडरस्टैंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब देखो, आपको इस आर का मैग्नीट्यूड तो मिल गया, इस आर का मैग्नीट्यूड तो मिल गया राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा के। मैं इसका ये एंगल अल्फा भी निकाल सकता हूं। अल्फा बेसिकली क्या है, अल्फा इस आर का डायरेक्शन है, अल्फा इस आर का क्या है, डायरेक्शन माय डियर। डायरेक्शन किससे, उस एक्स एक्सिस से मान लो, एक्स से बोल लो, या फिर उस F1 जो F1 था उस F1 से। अगेन देखो, यहां पर दो चीजें डिफाइन कर सकते हैं आप, कैसे, आर क्या है, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। आर का मैग्नीट्यूड क्या है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। थीटा क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2 व्हेन दे आर जॉइन फ्रॉम टेल टू टेल, मतलब जब वो ऐसे ज्वाइन किए गए, अंडरस्टैंड। ये एंगल है, देखो ज्वाइन तो ये भी किए गए हैं, F1 F2, ये भी F1 और F2 ज्वाइन किए गए, बट ये टेल टू टेल नहीं है, ये एंगल थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है। तो यहां पर जो थीटा आया है वो ये एंगल है, ये एंगल बोलो या ये एंगल बोलो, ये नहीं है, ये नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन में स्टूडेंट यही प्रॉब्लम गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वो एंगल को सही से समझ नहीं पाते माय डियर। तो आपको जब भी पैरेललोग्राम लॉ लगाना है तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि द एंगल इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स व्हेन दे आर जॉइंड टेल टू टेल। ओके, आया नहीं आया समझ में? अब देखो, तो मैं कह रहा हूं कि ये अल्फा भी मैं निकाल सकता हूं, कैसे, टेन अल्फा क्या होगा, दिस परपेंडिकुलर F2 साइन थीटा और ये पूरा बेस, सो F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ये टेन अल्फा। तो आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी मिल गया, उसकी डायरेक्शन भी मिल गई, बस आपका काम खत्म हो गया, आपका काम खत्म। तो बस ये है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस पूरे सेशन का। तभी मैंने बहुत प्यार से आपको समझाया है कि पैरेललोग्राम लॉ से आप निकाल सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ में भी बेसिकली आप देखो तो एक ट्रायंगल लॉ भी लग ही रहा है, और
पैरेललोग्राम लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप उसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं माय डियर बच्चे, आप उसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में तो आप स्केल लेके बनाओगे ही ना, वहां तो आपको तुरंत आंसर निकालना है। सी, अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करना है, सिंपल है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करना है, तो कुछ नहीं, इसने बोला कि a माइनस बी करना है, तो a माइनस बी क्या है? a और प्लस माइनस बी, मतलब मुझे अगर माइनस बी पता है तो उस माइनस बी को मैं जोड़ दूंगा a से और मेरा निकल गया a माइनस बी। सिंपल। देखो, पहले आपको b पता होना चाहिए, अगर मुझे पता है कि b ये है तो मैं उसका माइनस भी निकाल सकता हूं, क्योंकि माइनस करने से किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है और उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है माय डियर बच्चे, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा और उसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी माइनस करने से। देन उसको सिर्फ ऐड करना है, ऐड करने का तो हम जानते ही हैं वैसे भी। अब मैं आपको दिखाता हूं, बस आप, मुझे लगता है इससे बहुत प्यार से समझ जाएंगे आप। सपोज देखो, ए था और बी था, ए था और बी था, इसको अभी छोड़ो, हमारे पास ए वेक्टर था एंड बी वेक्टर था। अब वो ए प्लस बी नहीं पूछ रहा है आपसे, ए प्लस बी नहीं पूछ रहा है, ए माइनस बी पूछ रहा है, तो एक ए माइनस बी को मैं ए प्लस ऑफ माइनस बी लिख सकता हूं, तो माइनस बी क्या होगा? इस वेक्टर का रिवर्स डायरेक्शन में जो होगा वो माइनस होगा और सेम मैग्नीट्यूड होगा। सी, सी दिखा, दिखा, बस आपको ने रिवर्स किया, उसका माइनस भी आया। अगर ये माइनस भी है, अब तो इसको और इसको जोड़ सकते हैं ना आप। जोड़ने के तरीके तो मैंने बता चुका हूं आपको कि ट्रायंगल लॉ है और पैरेललोग्राम लॉ है, आप दोनों को बहुत प्यार से ऐड कर सकते हैं माय डियर। अब ये माइनस भी था, तो इस माइनस बी को अगर ए से जोड़ना है तो क्या करना है? इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करो और इसके हेड पे ले जाओ, और हेड पे ले जाने के बाद जो ये बनेगा, ये जो ट्रायंगल की थर्ड बनेगी, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट पे जो एरो बनेगा वो आपका क्या होगा? वो आपका मैग्नीट्यूड होगा, वो आपका होगा थर्ड वेक्टर a माइनस बी। सिंपल। दिस इज द a माइनस बी। तो आप किसी को भी जोड़ सकते हैं, बस आपको क्या करना है? आपको पता होना चाहिए कि पहले प्लस बी किस डायरेक्शन में है, देन बहुत इजीली आप जोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर मोर देन टू वेक्टर्स। अगर आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, आपको सबको ऐड करना है। अभी तो आपने बस दो देखे, F1 F2 देखा, a प्लस बी देखा ओनली। अब आपके पास a b c d बहुत सारे हैं, अब आपको सबको जोड़ने हैं, तो ग्राफिकली मैं कैसे जोड़ सकता हूँ उसको? अंडरस्टैंड? ग्राफिकली बात कर रहा हूँ कि उसको मैं कैसे जोड़ सकता हूँ, तो उसको पॉलीगन लॉ कहते हैं। कैसे? बस आप एक बार इसको देखिए और आपको समझ में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपके पास डिफरेंट वेक्टर्स हैं, a है, b है, c है, d है। पहले मैं a और b को जोड़ता हूं, फिर जो इसका रिजल्टेंट आएगा, a और b को जोड़ूंगा तो b कैसे जोड़ूंगा? ये इससे मीट करेगा इसके हेड से, तो ये ऐसे बनेगा और ये इसका रिजल्टेंट आएगा। ये रिजल्टेंट आ गया तो ये एडिशन ऑफ a एंड b है, इसको मैं जोड़ूंगा c से, तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और इसके रिजल्टेंट को जोड़ूंगा d से, तो वो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा। सिंपल। बस आपको ट्रायंगल लॉ लगाना है यहां पर। देखो कैसे, a और b को जोड़ते हैं पहले, आओ देखो, a और b को जोड़ा, फील द ब्यूटी, कैसे जोड़ के रिजल्टेंट आया a प्लस बी, फिर इस a प्लस बी को c से जोड़ा, फिर a प्लस बी प्लस सी आया, फिर इस रिजल्टेंट को d से जोड़ा, फिर लास्ट में जो फाइनल आएगा वो क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मतलब आप समझे इस चीज को?
आपने ए को जोड़ा, बी को जोड़ा, सी को जोड़ा, डी को जोड़ा, जो फाइनल वेक्टर आया वो आया रिजल्टेंट और एडिशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स, एडिशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स। मैं आपसे अगर यही पूछ दूं अभी कि मैंने ये जोड़ा ए को, ये जोड़ा बी को, ठीक है, ये जोड़ा मैंने सी को और ये जोड़ दिया मैंने डी को, अब बताओ कि इन सब का एडिशन क्या होगा। अगर आप इसको बहुत ध्यान से समझ रहे हैं, जब मैंने ए को जोड़ा, बी को जोड़ा, सी को जोड़ा, डी को जोड़ा, तो ये जो गैप आया ये बना रिजल्टेंट, और जब मैंने इसको भी खत्म कर दिया तो रिजल्टेंट कितना हुआ, 0। जब ये एक लूप फॉर्म हो गया माय डियर, तो इसकी वैल्यू आ गई a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 0। समझ में आ रहा है कि पॉलीगॉन लॉ बना, मैंने a को जोड़ा b से तो ये बना, फिर c को जोड़ा, फिर d को जोड़ा, लास्ट में जो फाइनल पॉइंट आया और इनिशियल से बीच का डिस्टेंस जो आया वो आया रिजल्टेंट ऑफ और एडिशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स। जब मैं इसी को भी अगर यहां से एक और जोड़ दूं e और जो पूरा क्लोज कर दे तो रिजल्टेंट कुछ बचा ही नहीं, आपका एक तरीके से गैप कुछ बचा ही नहीं, दैट इज 0। और उसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे? जैसे आपको पता है कि ये r है, ये r है, ओके, सो अगर मुझे यहां से यहां एक जोड़ना है तो मैंने ये करा r, सेम इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा r, बट डायरेक्शन इस r के अपोजिट होगी -r। तो यहां तक तो r हुआ, ए बी सी डी, तो यहां तक पहुंचे तो r हुआ, जब आप उसमें -r जोड़ेंगे तो वो परफेक्ट फिर से क्या आ जाएगा, 0। तो आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं माय डियर। अब ये इसमें क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो पूछ लेते हैं कि सपोज कोई लूप बन रहा है तो उस लूप में क्या वैल्यूज होगी सबके एडिशन की। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ सिंपल है कि p प्लस क्यू जो होगा वो q प्लस पी भी हो सकता है, सिंपल। और ऐसे एसोसिएटिव लॉ भी होता है कि p प्लस क्यू प्लस r ब्रैकेट में है तो आप इन दोनों को साथ में ले लो, इसको अलग से ले लो, तब भी सेम ही आएगा, तब भी सेम ही आएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, फास्ट करते हैं। देखो आपके सामने प्रॉब्लम है माय डियर, जो पढ़ा है वही है, बस आप इसको देखिए, बहुत सिंपल है। इसमें क्या है कि दो वेक्टर्स दे दिए हैं a एंड b और मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b पूछा गया है। देखो सबसे पहली चीज, यहां पर कोई आपको ऐसा पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन थीटा तो नहीं दिया गया है, आपको सिंपल वेक्टर दे दिया है, वो भी आई कैप और जे कैप में। तो जब ऐसी कंडीशन होती है माय डियर, तो आप उनको डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। जब आप a प्लस बी को डायरेक्टली जोड़ेंगे तो आई वाले एक साथ जुड़ेंगे और जे वाले एक साथ जुड़ेंगे, सिंपल, और जुड़ के फाइनल एडिशन बनाएंगे। कैसे? सी फास्ट, आपको जोड़ना है तो आप इनके आई आई को जोड़ सकते हैं। देखो आई आई को मैं क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि आई आई की डायरेक्शन सेम ही है ना, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तो जोड़ सकते हैं उनको हम। तो आई और आई को जोड़ेंगे तो 5 + 2 2 + 5 आई कैप, और इसको जोड़ेंगे तो विद साइन जोड़ेंगे, +3 - 6 जे कैप, 7i प्लस -3 जे, दैट इज द फाइनल वेक्टर आपका, सिंपल। तभी तो कहता हूं अगर आप किसी भी वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में ले सकते हैं तो उसका एडिशन तो सबसे सिंपल है, कोई पैरेललोग्राम लॉ नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ सिंपल है। ये आ गया आपका फाइनल एडिशन सी, ये फाइनल एडिशन आ गया है। अब मुझे बताओ अगर कोई भी चीज आपको आई कैप और जे कैप की फॉर्म में दी गई है, क्या आप उसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते हैं? आप उसका मैग्नीट्यूड बहुत प्यार से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है माय डियर, √7² + -3 का होल स्क्वायर, दैट इज द अंडर रूट, दैट इज द मैग्नीट्यूड। ये तो हम यूनिट वेक्टर में पढ़ चुके हैं ना,
पिछली क्लास में पढ़ा था और अभी भी पढ़ा था कि किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। अगर वो आई कैप और जे कैप में, तब तो बहुत ही सिंपल है। मैं इसका अगर आपसे एंगल भी पूछ लूँ इस रिजल्टेंट का, सपोज tan अल्फा ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो y अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन, सो ये कितना आएगा 58। ओके, अंडरस्टैंड? ये आपका सॉल्यूशन है। अगेन नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन, फास्ट। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है a मैग्नीट्यूड माइनस b मैग्नीट्यूड का, तो पूछ रहा है कि एंगल बिटवीन a एंड b क्या होगा, एंगल बिटवीन a एंड b क्या होगा। तो माय डियर, जो हमने पढ़ा है वही है। अगर आपको a प्लस बी का मैग्नीट्यूड लिखना आता है और ऐसा रिलेशन जिसमें उनके बीच का एंगल भी दिया हो, अभी तो पैरेललोग्राम लॉ से हमने यही तो सीखा था। पैरेललोग्राम लॉ से अगर मैं देखूं, आपको ये समझाऊं कि पैरेललोग्राम लॉ में आपने क्या सीखा कि अगर ये a है और ये b है और आपके इनके बीच का एंगल पता है थीटा, तो आप इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं माय डियर। तो रिजल्टेंट की वैल्यू जो होती है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आपको पता है। अगर ये पता है आपको, जो आपने अभी पढ़ा है, तो इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना इसमें। कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट। अरे a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a ही होगा, और b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, b ही तो होगा। अंडरस्टैंड? आप क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो। अंडरस्टैंड? ये रूट हटाने के लिए माय डियर क्या करो, आप स्क्वायर कर दो, 2ab कॉस थीटा। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या माइनस 2ab। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, बचा कितना, 2ab कॉस थीटा माइनस 2ab। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। वेरी सिंपल। ओके, बस बेसिक मैथमेटिक्स आपको यूज़ करनी है, उसके बाद इसमें कुछ बचता नहीं है। अंडरस्टैंड? सिंपल। तो जो हम पढ़ रहे हैं बस उसी से ही प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है माय डियर। अगर आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं बच्चे, तो आपको पता है कि वही चीज़ होने वाली है। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी देख लेते हैं। वैसे बेसिकली आगे आएगा ही, जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं समझो तो क्या है कि आप सपोज एक वन पॉइंट पे हैं, आप इस एक्स वाई प्लेन में आप वन पॉइंट पे हैं, और अगर आप वन पॉइंट पे हैं तो इसकी पोजीशन है r1। इसकी मैं पोजीशन, मैंने आपको बताया था ना, पोजीशन में किसी की भी डिफाइन कर सकता हूं स्पेस में। तो पोजीशन वेक्टर है इसका r1। आप सपोज 1 से 2 गए तो आपकी फाइनल वैल्यू होगी r2। पोजीशन एक वेक्टर है, आप r1 आपकी इनिशियल था, आपने उसमें डेल्टा r का एडिशन किया और आप 2 पे पहुंच गए। तो मुझे बताओ कि वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग मैं यही तो बोलूंगा कि r1 जो था वेक्टर प्लस आप इसमें डेल्टा r ऐड किए और आपका फाइनल क्या बना, r2। बिकॉज r1 पे जोड़ा आपने डेल्टा r और उसके हेड से जोड़ा, तो थर्ड साइड बनेगी ट्रायंगल की, वो क्या होगी, उसका रिजल्टेंट, उसका एडिशन। तो इनका एडिशन क्या है, सो डेल्टा r जो हुआ माय डियर r2 माइनस r1। तो बहुत सिंपल है, आप इसको सिंपल याद रखिए कि कभी भी डेल्टा r आप निकाल रहे हैं, कोई भी डेल्टा निकाल रहे हैं, अगर आपको कहीं भी ये चीज़ दी गई है
चेंज निकाल रहे हैं कोई भी आप, तो ये चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होगा। परफेक्ट। ये चेंज हमेशा जो होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा। अंडरस्टैंड? सिंपल है। तो पोजीशन के लिए है, मैं तो किसी के लिए भी निकाल सकता हूं, मैं तो किसी के लिए भी निकाल सकता हूं, फोर्स के लिए भी और वेलोसिटी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज अगर आपको डेल्टा के भी निकालना है उसका, तो आप फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए। वन मोर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, बेसिकली नीट पे आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट पे है, तो ट्राई कीजिए। क्या बोल रहा है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। मतलब दो वेक्टर, सपोज ए और बी में मान लेता हूं, मैंने ए प्लस बी मान लिए माय डियर। ये कह रहा है कि दो सम ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल है किसके? इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है इन्हीं के डिफरेंस के भी। तो अगर आपको इनके रिलेशंस पता है तो आप बहुत बेसिक ढंग से निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, a प्लस बी का तो मैंने रिलेशन पैरेललोग्राम लॉ से निकाला ही था। अगर मैं डायरेक्ट, वैसे तो आपको मैंने बताया कि कैसे आप a माइनस बी भी निकाल सकते हैं, बट अगर आपको a और b के बीच में एंगल पता है थीटा, द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, सपोज मान लो ये a वेक्टर था और ये b वेक्टर था, ये थीटा है। अगर आपको a प्लस बी निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वो तो मुझे पता ही है कैसे। ओके अगर आपको a माइनस बी निकालना है माय डियर, तो वो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आप डायरेक्टली माइनस लगा सकते हैं। ओके सी, अब इसको अगर यहां पर पुट करते हैं, दिस इक्वल टू दिस, तो मैं दोनों का स्क्वायर कर लेता हूं। मतलब ये इक्वल टू ये है, तो मैं इसका पूरे का स्क्वायर कर रहा हूं, इक्वल टू इसका स्क्वायर कर रहा हूं। तो डायरेक्टली लिख रहा हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस। अंडरस्टैंड? ये अंडर रूट में थे ना, अंडर रूट में थे, तो मैंने स्क्वायर कर दिया, बहुत सिंपल। अब देखो, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये इस तरफ आएगा तो ये बनेगा 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये तो भैया अपने कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इधर आएंगे 0, तो बचा कॉस थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से आप निकाल सकते हैं। ओके सो समरी हमने आज जो पढ़ा उसकी समरी यही है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं माय डियर। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ कंप्लीट टॉपिक में। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इसके बेसिक से लास्ट तक आपको क्लियर समझ में आए और आप सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं। थैंक यू सो मच। Keep imbibing. We believe in you.